हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर लेक्चर 1 जो था हमारा, उसमें हमने देखा था सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड, राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। तो देखते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कुछ कहता है। मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, बहुत सही बात है। बहुत सारे गैसेस ऐसे हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, राइट। ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। आप ध्यान देना कि ऑक्सीजन के बारे में ये बोल रहा है काफी कम डिजॉल्व हो पाएगा वाटर में। तो ऑक्सीजन का कम डिजॉल्व होने का वजह क्या है, ये सारा हम लोग देखेंगे। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली ये जो सॉलिबिलिटी है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए मैंने एक नोट्स बना रखा है, आप उस पर फोकस करो। मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। चलो अब नोट्स में हम लोग देखते हैं, है ना। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो किसी एक गैस सॉल्यूट पर का सॉलिबिलिटी हमें देखना है, जबकि सॉल्वेंट हमने किस फेज में ले रखा है, लिक्विड फेज में, राइट। अब बोल रहा है इसका सबसे पहला पार्ट जो है, जो सॉलिबिलिटी जिस फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो है नेचर ऑफ गैस। तो आपने एक बहुत सा यूनिवर्सल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, जैसे कि लाइक डिजॉल्व लाइक। तो उसमें क्या है कि कोई भी पोलर सॉल्वेंट की अगर बात करें तो वो पोलर कंपाउंड्स को डिजॉल्व कर लेता है, जबकि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो वो नॉन पोलर कंपाउंड को डिजॉल्व करता है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है जिसको कि आप ध्यान देंगे। जैसे कि अगर मान लो वाटर सॉल्वेंट की बात करें, आपको पता है वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट। तो वो सारे गैस जो कि पोलर नेचर के हैं, जैसे HCl की बात करो तो HCl क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा होगा उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये पोलैरिटी जनरेट होगा, डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिमिलर टाइप करके चीज है, तो इस वजह से ये आसानी से यहाँ पर डिजॉल्व हो जाएगा। वहीं O2 की बात करो तो O2 आपका नॉन पोलर नेचर का है, राइट। तो अगर ये नॉन पोलर नेचर का है तो सोचो ना, वाटर के साथ इसका अट्रैक्शन फोर्स अच्छा से हो नहीं पाएगा, राइट। अट्रैक्शन फोर्स में कमी आ जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे डिजोल्वेशन कम होगा। उसी तरह N2 भी नॉन पोलर है, हाइड्रोजन भी नॉन पोलर है। अगर हीलियम गैस की बात करो वो भी नॉन पोलर है। तो आप समझ सकते हो ये सारे नॉन पोलर स्पीसीज जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होंगे। वहीं इसके अपोजिट अगर बात करें, अगर हमने सॉल्वेंट ही नॉन पोलर सा ले रखा है तो उस केस में क्या होगा, ये सारा चीज डिजोल्व हो जाएगा रेस्पेक्टिवली थोड़ा ज्यादा। बट अगर वाटर एज ए यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट आपने ले रखा है उस केस में इनका डिजोल्यूशन कम होगा। अब वापस से एनसीईआरटी में आते हैं, देखते हैं वो क्या बोल रहा है। ऑक्सीजन डिजॉल्व्स ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, राइट। अब देखो आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर स्मॉल एक्सटेंट का क्या मतलब बनता है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जो है इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये नॉन पोलर टाइप का है। और वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट है। इस वजह से इनका जो डिसोल्यूशन होगा ऑक्सीजन का वाटर में वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, काफी कम एक्सटेंट में होगा। इट इज दिस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विच सस्टेन्स ऑल एक्वेटिक लाइफ। और यही जो स्मॉल अमाउंट में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है इसी की वजह से सारा एक्वेटिक लाइफ जो है वो सस्टेन करता है, लाइफ, राइट। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि HCl जो है वो वाटर में क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि यहाँ पर HCl क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है। रिलेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में ज्यादा है, तो इस वजह से सॉल्युबल भी हुआ जाता है ना। नेक्स्ट देखो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये दो और फैक्टर हैं सॉलिबिलिटी जिन पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर और टेम्परेचर पे, राइट। अब ये कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सॉलिबिलिटी का ये टेम्परेचर वाला फैक्टर पहले डील करता हूँ, इसके वजह से कैसे इफेक्ट होता है। देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में एनसीईआरटी क्या कहता है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। तो इसका कहना है कि किसी भी गैस का सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा विथ राइज इन टेम्परेचर, राइट। ये क्यों हो रहा है इस चीज को देखते हैं। When dissolved, the gas molecules are present in liquid phase, and the process of dissolution can be considered similar to condensation। आपको पता है ये एक तरह से डिसोल्यूशन को ऐसे सोच सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी गैस जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो वाटर में डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए वाटर वेपर है, उसको अगर वाटर के अंदर डालते हो तो वो क्या होगा, गैस से लिक्विड फेज में चला जाएगा। अच्छा, आप इसका रिवर्स प्रोसेस देखो। रिवर्स प्रोसेस क्या है, अगर हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, बाहर से हीट सप्लाई करते हैं। तो बाहर से अगर हीट सप्लाई करते हैं तो ये मान लो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। वहीं इसका अगर रिवर्स प्रोसेस की बात करें तो रिवर्स प्रोसेस एक तरह का क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, राइट। तो आप इसको वाटर के कंडेंसेशन से कंपेयर कर सकते हो। तो किसी भी एक गैस को जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो एक तरह से सोच सकते हैं वो एक कंडेंसेशन प्रोसेस है, और इस केस में है ना हीट इवॉल्व होगा।
राइट, जस्ट अपोजिट टू जब हम लोग हीट करते हैं कोई एक सब्सटेंस को तो गैस में कन्वर्ट होता है। उसी तरह किसी गैस को अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा। हीट इवॉल्व होगा मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। We have learned in the last section that dissolution process involves dynamic equilibrium and thus must follow Le-Chatelier's principle. As dissolution is an exothermic process, the solubility would decrease with increase in temperature. तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ये सारा डिस्कस करा था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में। अगर मान लीजिए डिसोल्यूशन का प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक हो जाता है, और एक्सोथर्मिक वाले केस में क्या होता है, हम लोग अगर बाहर से हीट सप्लाई करेंगे तो वो बैकवर्ड प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो बैकवर्ड प्रोसेस हो जाएगा तो मतलब डिसोल्यूशन वहां पर कम हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन वाला काम हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन वाला काम हो जाएगा, राइट। और अगर मान लो वो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक वाले प्रोसेस में क्या हुआ था, एंडोथर्मिक वाले प्रोसेस में हमने जैसे ही एनर्जी डाला था वो वहां पर से और ज्यादा सोल्यूबल हो गया था। बट क्योंकि यहाँ पर गैस की बात हो रही है, ठीक है, तो गैस के प्रोसेस में ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो जब भी आप उसको हीट सप्लाई करोगे उस केस में क्या होगा, उसका सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। देखो इसका एक बहुत बढ़िया सा रियल लाइफ एग्जांपल है जो आपके आपने घर में कई बार देखा होगा। पानी गर्म करते समय, है ना, जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो क्या होता है कि इसके अंदर के बहुत सारे पार्ट से आपको बबल निकल के सरफेस में आते हुए नजर आता हुआ। ये बबल्स बेसिकली होते क्या है, यही तो डिजॉल्व गैसेस थे जिसको कि हमने गर्म करा तो वो सरफेस पर आ गए। आप एक बात सोचो कि जैसे ही हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो उनमें मोशन आ जाएगा, मूवमेंट ज्यादा करने लगेंगे, तो वो फ्री होना चाहेंगे और फाइनली क्या करेंगे, वो ये वाटर के सरफेस पर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जा रहा है कि उन सारे मॉलिक्यूल्स का जो कि ऑलरेडी डिजॉल्व थे, उन सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो कि ऑलरेडी डिजॉल्व थे वाटर में, वो वहां पर से बाहर निकल रहे हैं। मतलब कि उनका सॉलिबिलिटी जो है वो रिलेटिवली कम होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। अब मैं इसको नोट्स से समझा दूं और ज्यादा बढ़िया थर्मोडायनिक इंटरप्रिटेशन से, तो और अच्छी तरह से आपको ये बात समझ आएगी। तो देखो नोट्स में क्या कुछ लिखा है टेम्परेचर के बारे में। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज, गैस मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। आपको ये बात मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर मान लो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे तो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर डिजॉल्व है उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने पर क्या होगा, वो बाहर स्केप आउट कर देंगे। तो आप देखो कोई भी लिक्विड है, मान लो डिसोल्यूशन का प्रोसेस के बारे में बात करें, लिक्विड और गैस, तो मिलके ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और साथ में ये प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक टाइप पर का प्रोसेस होगा, मतलब इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, आप ऐसे सोच लो। क्योंकि हमने देखा था ये एक तरह से कंडेंसेशन का प्रोसेस टाइप से हम लोग सोच लेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो डेल्टा एच का वैल्यू, अगर ये एक्सोथर्मिक है तो आपको समझ आ रहा होगा कि डेल्टा एच का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इस केस में आपने देखा डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो गया। अब थर्मोडायनेमिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद होगा, एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज के बारे में बोल रहा है, ये जो वैल्यू है ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं इसको समझा देता हूँ, काफी आसान सा है इसको समझना। जरा एक पल के लिए ध्यान दो, एंट्रोपी बच्चे होता क्या था, एंट्रोपी तो वही था ना, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को मेजर करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर है, और कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व है, या ये कहें कि लिक्विड अगर हमने वाटर लिया है तो उसमें डिसॉल्व है। तो आप सोचो ये रैंडमनेस या फ्रीडमनेस कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, ये बाहर के मॉलिक्यूल्स जो है ये आसानी से मूव कर सकते हैं, मतलब इनमें फ्रीडम ज्यादा है, इनमें रेस्ट्रिक्शन काफी कम है, रैंडमनेस इसमें ज्यादा है। जबकि मान लो वो अगर डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्वेशन को हम लोग क्या कंडेंसेशन के टर्म में देख रहे थे, राइट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उनका फ्रीडम जो है थोड़ा कम हो जाएगा, उनका रैंडमनेस जो है वो कम हो जाएगा। तो सोचो तो सॉलिबिलिटी के दौरान क्या हो रहा है, तो सॉलिबिलिटी के दौरान आप समझ पा रहे हो कि रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो रैंडमनेस अगर डिक्रीज होगा तो वहां पर चेंज इन एंट्रोपी भी तो कम हो जाएगा, बात समझ रहे हो। तो इसमें लिखा हुआ है देखो क्या, फ्रीडम ऑफ गैस लॉस्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। आपको पता है जब कंडेंस हो गया तो वहां पर फ्रीडम तो कम हो ही गया ना, फ्रीडम खत्म ही हो गया लगभग। अब देखो इस बात को थर्मोडाइनमिकली कैसे सोचोगे, आपको पता है ना डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन था। और डेल्टा एच ही तो बताता था कि कोई एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो वहां पर हमने क्या कुछ स्टडी करा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होना चाहिए हर केस में।
अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, वरना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं रह जाएगा। तो डेल्टा जी का वैल्यू जो है उस चीज को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब डेल्टा जी इक्वेट करते हैं, देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, क्योंकि ये डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस है, आपको पता है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब आपको अभी जस्ट बताया था मैंने, डेल्टा एस इस केस में इंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव है। अब सोचो ये नेगेटिव टर्म बाहर पर एक नेगेटिव साइन दे रखा है, मतलब इस टर्म को पूरा पॉजिटिव हो जाना है, राइट। अब क्योंकि हमें स्पॉन्टेनियस करना है तो ये वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए, तो ये वैल्यू हमें नेगेटिव किस केस में मिलेगा, ये वैल्यू तो नेगेटिव दे रखा है बट ये वैल्यू पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू को काफी छोटा होना पड़ेगा। काफी छोटा होगा उस केस में ये जो वैल्यू है ये डोमिनेट कर जाएगा, और डोमिनेट कर जाएगा तो फाइनली इसका वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगा। अब सोचो कि ये वैल्यू को अगर आपको छोटा करना है तो आपको ये टेम्परेचर जो है इसको काफी कम रखना पड़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर कम रखोगे तभी ये डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो पाएगा और पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो पाएगा। अब यही वो रीजन है, आप सोचो कि एक्वेटिक लाइफ जो होता है ना, वो आपको याद होगा कि जब टेम्परेचर काफी कम होता है उस केस में एक्वेटिक लाइफ जो है वो आसानी से सस्टेन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन जो है उसका डिसोल्यूशन रेट ज्यादा होता है, जबकि आप उसको हीट कर दोगे तो वो सारा जो गैस है कि उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और इस वजह से सारा गैस जो है वो एस्केप आउट कर जाएगा। तो एक्वेटिक लाइफ के लिए कम टेम्परेचर जो है वो रिलेटिवली अच्छा सिचुएशन है विद रेस्पेक्ट टू हाई टेम्परेचर। अब वापस से हम लोग एनसीईआरटी पर आते हैं, तो एनसीईआरटी का ये स्टेटमेंट आपको अब समझ में आ गया, एज डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द सॉलिबिलिटी वुड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी उस केस में घट जाएगा बच्चे, क्लियर है। अब इसका कुछ कुछ और रिलेशन भी हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग और भी रिलेशन देखते हैं। बच्चे अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, राइट। अब देखते हैं एनसीईआरटी ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में क्या बोला है। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, तो उसने बोला है कि गैस का जो सॉलिबिलिटी है वो प्रेशर इंक्रीज करते के साथ ही इंक्रीज होगा। ये क्यों होगा इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझने के लिए हम लोग इन दोनों कंटेनर्स का बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आ जाएगा। तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं जिसको कि हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जैसा कि ये जो व्हाइट पोर्शन है, राइट, ये व्हाइट पोर्शन आपका लिक्विड फेज में है और ये जो ब्लू पोर्शन है ये गैसियस फेज में है। उसी तरह फिगर बी में भी ये व्हाइट पोर्शन लिक्विड फेज और ये जो ब्लू पोर्शन है ये गैसियस फेज है। इन दोनों में हमने एक पिस्टन लगा रखा है जो कि पूरे तरह से एयर टाइट है, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स इसके बाहर नहीं जा सकते। अब आप देखो ये जो ब्लैक डॉट्स है ना ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है एक्चुअली। अब आप ये फर्स्ट फिगर की बात करो तो फर्स्ट फिगर में आपको नजर आ रहा है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली ज्यादा दूर दूर है, मतलब यहाँ पर आपको ये बात नजर आ रहा होगा कि प्रेशर कम है। वहीं फिगर टू में क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली ज्यादा क्लोज है। देखो होगा क्या कि आपको पता है ये जो डिसोल्यूशन वाला जो प्रोसेस है ये जब इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डिजोल्व हो रहे होंगे और वहीं से वापस से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो वापस से बाहर आ रहे होंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, मतलब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा। अब आप फिगर बी को देखो, फिगर बी में क्या किया आपने, ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो गया, ये पिस्टन नीचे आ गया, यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली ज्यादा क्लोज आ गए। अब ये गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्राइक कर रहे हैं ये लिक्विड के सरफेस पे, और इसके वजह से इक्विलिब्रियम जो था वो नए जगह पर पहुंच जाएगा, एक नया वैल्यू अटेंड कर लेगा। मतलब कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्युबल हो जाएंगे। तो इसी पर हेनरी ने एक लॉ प्रपोज किया, तो उसका लॉ क्या है देखो। अब हेनरीस लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप ध्यान रखना उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखा है, द solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। तो आपको ये बात इस फिगर में भी समझ में आ ही रहा होगा कि जैसे हम लोग पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिए किसी एक गैस का तो उसका सॉलिबिलिटी बढ़ गया, तो उसने यही बोला कि सॉलिबिलिटी किसी भी एक गैस का लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पार्शियल प्रेशर के, मतलब जितना प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे सॉलिबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग डाल्टन पर के लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आपको क्लास 11 में मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा डाल्टन का पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का एक लॉ था, है ना। तो देखो एनसीईआरटी में क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस
in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। तो मोल फ्रैक्शन को आप लोग सॉलिबिलिटी के टर्म में देख सकते हो। तो मतलब सॉलिबिलिटी किसी भी एक सॉल्यूशन का, किसी एक गैस का सॉलिबिलिटी किसी एक लिक्विड में, वो डिपेंड करेगा उस गैस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर आपने अप्लाई किया था। अब देखो इसी बात को अगर हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या कुछ इंफॉर्मेशन सामने आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आने वाला है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, उसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया है, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब ये जो पार्शियल प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन से। अब देखो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को इसने के एच ले रखा है, तो पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ पर के एच जो है इसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। Here Kh is Henry's law constant. If we draw a graph between partial pressure of the gas versus mole fraction of the gas in the solution, देखो यहाँ पर एक ग्राफ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर और साथ ही मोल फ्रैक्शन के बीच में एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये y इक्वल टू एम एक्स पर का ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन से पास करेगा और यहाँ पर स्लोप जो होगा वो हेनरी स्लोप कांस्टेंट के एच के बराबर होगा, राइट। अब इन सारी चीजों को हम नोट्स के थ्रू अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, राइट। तो हम लोग नोट से देखते हैं हेनरीज लॉ। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक लिक्विड ले रखा है और लिक्विड में कोई भी गैस डिजोल्व करते हैं। तो हमने हेनरीज लॉ में देखा था ये जो पार्शियल प्रेशर था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी था, ठीक है। और हेनरी ने क्या करा था, डाल्टन के साथ हमने उसको इंट्रोड्यूस करा था उस पर्टिकुलर लॉ को। तो वहां पर सॉलिबिलिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मोल फ्रैक्शन ले रखा था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। आपको पता है मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल टू क्या हो जाएगा के एच इंटू एक्स। तो यहाँ पर के एच जो है ये हेनरीज लॉ का कांस्टेंट है, राइट। इसका स्टेटमेंट मैं वापस पढ़ रहा हूँ। द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस is directly proportional to its mole fraction present in the liquid solvent। इसका मतलब कि क्या है कि इस लिक्विड में ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस जो भी पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे उसके सरफेस पे, ये जो गैस डिसॉल्व है इस लिक्विड के अंदर वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। और एक्चुअली वही जो मोल फ्रैक्शन है उसी को हमने सॉल्युबिलिटी के जगह पर ले रखा है, क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा टर्म है, राइट। अब आप लोगों का यहाँ पर सवाल आ सकता है कि हेनरी ने मोल फ्रैक्शन ही क्यों लिया सॉलिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखो वो मोल फ्रैक्शन भी ले सकता था, मोलैलिटी भी ले सकता था, बट उसने मोल फ्रैक्शन सेलेक्ट किया क्योंकि रिलेटिवली वो ज्यादा आसान था। और क्योंकि ये दोनों, मैं बार बार मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर के साथ इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, राइट। तो देखो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। आप याद रखना ये जो इक्वेशन है इससे कई बार डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। आपको कोई दो वैल्यू दे रखा होगा और एक वैल्यू निकालना होगा, तो आसानी से हमारे पास थर्ड वैल्यू हो जाएगा बाय अप्लाइंग सिंपली फॉर्मूला ओनली, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ कुछ चेंजेस करते हैं। देखो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, मान लो आपने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया उस केस में क्या हो जाएगा, के एच इंटू एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। आप समझ लो अगर ऐसा बात है तो के एच को जब आप अपोजिट साइड में ले आओगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि के एच और एक्स, ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जा रहे हैं। मतलब कि एक का वैल्यू आप बढ़ाओगे तो एक का वैल्यू अपने आप घट जाएगा, बशर्ते कि आपने पार्शियल प्रेशर को कांस्टेंट कर रखा होगा। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि केएच का अगर वैल्यू को आप मैक्सिमाइज करोगे उस केस में सॉलिबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा। आप याद रखना कि एच जो है वो सॉलिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर आपका सॉलिबिलिटी बढ़ेगा उस केस में केएच का वैल्यू घट जाएगा और अगर आप के एच का वैल्यू बढ़ाओगे उस केस में आपका सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हमने एक बात और देखा था, टेम्परेचर जो है वो भी सॉलिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब आप जब टेम्परेचर बढ़ाए थे उससे भी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रहा था, राइट। और यहाँ पर आपको अभी जस्ट मिल गया क्या कि सॉलिबिलिटी डिपेंड कर रहा है के एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे। मतलब कि ये आपका जो टेम्परेचर है और जो के एच है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि दोनों को ही आप बढ़ाओगे उस केस में आपका जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो रहा है। तो फाइनली आप इस रिलेशन को भी याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कई बार इससे सवाल डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ये देखो ये फिगर एनसीईआरटी में सिमिलर दे रखा था, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स पर था, जहाँ पर P पार्शियल प्रेशर है और X मोल फ्रैक्शन है। तो ये जस्ट एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जो कि ओरिजिन से पास करेगा।
राइट, और यहाँ पर फ्लो क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा। तो ये चीज हमने देख लिया। अब वापस हम लोग एनसीईआरटी में आ जाते हैं। अब आपको केएच का वैल्यू ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। आपने देख लिया कि केएच का वैल्यू जो था वो सॉलिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब केएच का वैल्यू अगर किसी गैस का ज्यादा है उसका सॉलिबिलिटी कम होगा, वहीं केएच का वैल्यू अगर किसी का कम है तो उसका सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा। वहीं जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से केएच का वैल्यू बढ़ता था। और आपने ये बात टेम्परेचर के साथ भी सॉलिबिलिटी पर का रिलेशन देख लिया कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते थे उस केस में किसी गैस का सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होता था। अब केएच को टेम्परेचर के से कैसे रिलेट किया है उस बात को आप देखो, है ना। केएच वैल्यू फॉर बोथ N2 एंड O2 इंक्रीजेस with increase in temperature, ये तो सही बात है, indicating that the solubility of gases इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये तो सही बात है ना कि टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा कि केएच का वैल्यू बढ़ेगा, तो वैल्यू बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी उससे तो इंक्रीज होगा ही। इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एक्वेटिक लाइफ आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। तो ये बात तो मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो रिलेटिवली कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वार्म वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में रिलेटिवली ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा, जबकि वार्म वाटर में ऑक्सीजन पर का सॉलिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। अब देखो एनसीईआरटी ने एक प्रॉब्लम दे रखा है, उसको हम लोग जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके इसको देख लेना ताकि ज्यादा क्लियर हो। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, अच्छा टेम्परेचर उसने फिक्स कर रखा है और N2 गैस को उसने बबल कर रखा है, राइट। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। चलो वाटर को भी इसने फिक्स कर रखा है, 1 लीटर इसका अमाउंट ले रखा है। एज्यूम दैट N2 exert a partial pressure of, चलो partial pressure भी N2 का दे रखा है 0.987 बार, given that Henry's law constant, चलो Henry's law constant भी दे रखा है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, that is 76.48 किलो बार। बच्चे यहाँ पर किलो बार दे रखा है और ये बार में दे रखा है, तो आप ध्यान रखना है इसमें किलो बार को आप बार में कन्वर्ट करोगे। तो देखो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको पता है हेनरीज लॉ का एक ही तो फॉर्मूला है, आपको निकालने के लिए क्या बोला गया, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस इज डिसॉल्व, मतलब N2 का मिलीमोल्स, या कहें कि N2 का मोल्स निकाल ले तो उसका मिलीमोल्स आ जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला तो एक ही है ना, P इक्वल टू के एच इंटू एस, राइट। अब देखो आपको अगर मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया तो उसके बाद आपका नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन आपके पास अननोन है, जबकि आपके पास पार्शियल प्रेशर और केस दोनों का वैल्यू दे रखा है। जब आप देखो ये वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.29 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। आप ये कैलकुलेट करके देख लेना, राइट। अब देखो आपको अब अगर मोल फ्रैक्शन आ गया तो मोल फ्रैक्शन आपको पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, बस यही सारा तो है। अब देखो अगर आप जैसे ही ये वैल्यू पता है आपको, देखो ये मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड कर लिए, ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यू जो है ना ये काफी छोटा वैल्यू है, तो ये काफी छोटा वैल्यू होगा। देखो यहाँ पर वाटर के जगह पर मैंने 55.5 मोल यूज कर रखा है, क्योंकि इसका आप रीजन देखो, 1 लीटर वाटर ये पहले से ही गिवन है। यहाँ पर वाटर जो है वो लिक्विड फेज में, तो लिक्विड फेज का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को जब आप नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करोगे तो वो 55.5 मोल आ जाएगा, राइट। अब आप देखो ये एक बहुत छोटा वैल्यू है, ये इसके साथ जब ऐड होगा तो ये वैल्यू तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो ना, तो नेग्लेक्ट कर सकते हो इसको आप नियरली अबाउट n डिवाइडेड बाय 55.5 लिख सकते हो। तो उस केस में अगर n डिवाइडेड बाय 55.5 को आप 1.29 इंटू 10⁻⁻5 से इक्वेट करोगे तो उस केस में n का वैल्यू अब क्या आ जाएगा, 0.716 मिलीमोल, ठीक है। अब आप इस प्रॉब्लम को खुद से एक बार करना और समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान से सवाल है ये, ठीक है। अब देखो हेनरीज लॉ का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले देखते हैं, टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज चिल्ड अंडर हाई प्रेशर। आपको याद होगा आपने कई बार कोल्ड ड्रिंक जब पी रखा है वो एक्चुअली उसमें क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर ही होता है, तो CO2 उसमें डिजॉल्व होता है, राइट। जब आप याद करो जब उसका कैप खोलते हो तो वहां पर से कुछ एक प्रेशर से बाहर इजेक्ट होता हुआ नजर आता होगा, राइट। तो जब एक्चुअली क्या करते हैं, CO2 को उसमें डिजॉल्व कराने के लिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ डिजॉल्व कराने के लिए हम लोग हाई प्रेशर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं स्कूबा ड्राइवर्स का। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर हेनरी का। स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विथ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। आपको पता है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ये जब सी में बहुत नीचे तक जाते हैं वहां पर प्रेशर काफी ज्यादा होता है, और उस केस में जो डिजोल्वेशन होता है गैस का ब्लड में वो बहुत ज्यादा हो जाता है।
increased pressure increases the solubility of atmospheric gases in the blood। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाने की वजह से इन गैसेस का solubility ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है। When the drivers come back towards the surface, और जब ये ड्राइवर सरफेस पर वापस आ जाते हैं, है ना, the pressure gradually decreases, उस केस में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। This releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood, right? This blocks capillaries and creates a medical condition known as bends। इस कंडीशन को हम लोग बेंड्स बोलते हैं। वो जब ड्राइवर वापस आते हैं सरफेस में, उस केस में ये जो डिजॉल्व गैसेस हैं, ये क्या होते हैं, ये बाहर escape आउट करने की कोशिश करते हैं, और बाहर escape आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये जो गैसेस हैं ये कैपिलरी में जाके ब्लॉक कर देते हैं, बबल्स के फॉर्म में निकलते हैं, और इन्हीं के वजह से कैपिलरी जो है वो ब्लॉक हो जाता है। और ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बेंड्स बोलते हैं। ये एक तरह का मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाता है। तो ये एक डेंजरस केस है। इस केस में कई बार लोगों की लाइफ भी चली जाती है। तो देखते हैं स्कूबा डाइवर्स उन बेंड्स से बचने के लिए क्या करते हैं। टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। यहाँ पर हीलियम का कंसेंट्रेशन दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है 11.7%, उसी तरह नाइट्रोजन का 56.2% और ऑक्सीजन का जो होगा वो 32.1%। एक्चुअली आपको पता है ये नाइट्रोजन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में डिसोसिएट हो जाएगा तो इसका भी एक टॉक्सिक इफेक्ट नज़र आएगा। तो हम लोग एक ऐसा गैस जैसे कि हीलियम, एक गैस ऐसा है जो कि बिल्कुल भी पोलर नहीं है, आपको पता है ये एक नोबल गैस है, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, इसका सॉलिबिलिटी काफ़ी कम हो जाता है। वाटर क्योंकि एक पोलर सॉल्वेंट है और हीलियम का सॉलिबिलिटी एकदम नहीं के बराबर है, तो स्कूबा डाइवर्स जब एयर में हीलियम को मिक्स करते हैं तो इसका सॉलिबिलिटी ब्लड में नहीं हो पाता है। तो ब्लड में अगर इसका सॉलिबिलिटी नहीं हो पाएगा तो रिलेटिवली वहाँ जहाँ पर बेंड्स बन रहे थे उनका बेंड्स का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, और ये एक सेफ साइड होगा स्कूबा डाइवर्स पर के लिए। अब हेनरीज लॉ का नेक्स्ट यूज देखते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड्स the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level. This leads to the low concentration of oxygen in the blood and tissue of the people living at high altitude or climbers। अगर हम लोग climbers की बात करें जो hill climb करते हैं, low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly, symptoms of अ कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया। तो इसको एनॉक्सिया बोलते हैं। जैसे ही अगर मान लो हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो उस केस में वहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो आप समझ सकते हो जब आप ब्रीद करोगे, ठीक है, बहुत हाई एल्टीट्यूड में जब आप ब्रीद करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर जैसे ही आप ब्रीद करोगे तो वहाँ पर आपके ब्लड को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो एक कंडीशन होता है इसके वजह से एनॉक्सिया क्रिएट होता है, इसको हम लोग एनॉक्सिया बोलते हैं। तो हमने अभी देख लिया हेनरीज लॉ के यूजेस रियल लाइफ में कहाँ कहाँ होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेपर प्रेशर देखेंगे और उसके साथ ही देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन चैप्टर पर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको अगर हमने कर लिया अच्छे से तो ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर काफ़ी अच्छा हो जाएगा।